और वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस लगातार बढ़ रहा है और बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो प्रदेश में 618 नए मामले आए हैं। 10 लोगों की इलाज के दौरान मौत हुई। इस बीच अब तक मिले कुल संक्रमितों का आंकड़ा 76,893 तक पहुंच गया है। 24 घंटों की बात करें तो 15,401 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उत्तराखंड में कोरोना से अब तक मरने वालों की संख्या 1,273 तक पहुंच गई है। 560 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं एक दिन में और अब तक कुल 69,831 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,994 मरीजों का इलाज अब भी जारी है। तो उत्तराखंड में एक बार फिर मामले बढ़ने लगे हैं और जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चुनौती भी बड़ी होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में ही कई मामले सामने आए और करीब 10 लोगों की मौत हुई। देहरादून पहुंचे जेपी नड्डा ने प्रदेश में संगठन को लेकर चर्चा की। इस बीच उन्होंने सरकार के किए कामों को भी जांचा परखा। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने देश में कोरोना को लेकर किए गए काम को भी गिनवाया। उन्होंने बताया कि देश में कोरोना को लेकर किए गए प्रधानमंत्री के कामों को पूरी दुनिया ने सराहा है। साथ ही नड्डा ने नेताओं को अनुशासन में रहने की अपील की है, उनको नसीहत दी है कि अनुशासन में रहें। तो जेपी नड्डा हरिद्वार में पतंजलि के आर्य कुलम पहुंचे। यहां योग गुरु बाबा रामदेव ने उनका स्वागत किया। वहीं आचार्य कुलम के बाल छात्रों ने जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया। इस बीच बाबा रामदेव ने नड्डा को पूरे आचार्य कुल में सैर कराई। उसके बाद खुद गाड़ी ड्राइव कर बाबा रामदेव ने जेपी नड्डा को पतंजलि योगपीठ लेकर वो गए और उनको वहां की सैर कराई। हरिद्वार के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डोईवाला का भी दौरा किया। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। नड्डा काफी खुश नजर आए इस बीच और नगर मंडल अध्यक्ष विनय कंडवाल और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रदीप नेगी समेत कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। औली में विकास प्राधिकरण और मास्टर प्लान बन रहा है। इसमें स्थानीय पर्यटन प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं के स्वरोजगार में बाधक हिम क्रीड़ा स्थली औली में नहीं है। वहीं पर्यटकों के लिए पर्यटन स्थल पर मिलने वाली आम सुविधाएं 3 किलोमीटर के इको पर्यटन सर्किट में नहीं है। यहां तक कि कोई सार्वजनिक शौचालय, पीने के पानी तक का व्यवस्था यहां पे नहीं है। इलाके के लोग यहां पर कम सुविधाओं का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि औली में पर्यटकों को काफी परेशानियां हो रही हैं। इस बीच अधिकारी इस मामले में अपनी जांच कर रहे हैं। और किच्छा चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू हुए 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोरोना की समस्या जस की तस है, या माफ कीजिएगा जो किसान है उनकी समस्या जस की तस है। और चूंकि इन दिनों 2 ही चीजें केंद्र में हैं, एक कोरोना और किसान, लिहाजा दोनों ही जो समस्याएं हैं वो इस वक्त केंद्र में हैं। अब किच्छा इलाके के तमाम किसानों ने चीनी मिल परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों ने इस दौरान गन्ने की तौल ना होने का आरोप लगाया, साथ ही मिल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं लगातार किसान किच्छा चीनी मिल से परेशान हो रहे हैं क्योंकि अब गेहूं की बुआई का समय भी निकलता जा रहा है और किसानों की जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो मिल प्रबंधन की देरी के चलते गन्ने तौल ना होने की वजह से चीनी मिल परिसर में ही खड़ी है। किसानों का आरोप है कि मिल प्रबंधन द्वारा वक्त रहते मिल की साफ सफाई और मशीनों के रखरखाव को ठीक नहीं करते हैं, जिस वजह से किसानों को कई तरह की परेशानियां हो रही। तो चीनी मिल से किसानों की जो परेशानियां हैं वो यहां पे बढ़ चुकी हैं और किसान इसको लेके अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आए। यहाँ बहुत परेशानी है, 3-3 दिन में सर नंबर आ रहा है यहाँ। अच्छा। फिर किसान के लिए यहाँ बैठने के लिए कोई छाया हो या टीन सेट हो जिसमें आदमी रात को सो भी जाए। अच्छा। और दूसरे ये 2 दिन के बाद टोकन नहीं दे रहे हैं।
अच्छा। तो ट्राली जब खाली हो गए यहाँ से जाएगी तभी तो भरेगा किसान। हाँ। 2 दिन के बाद टोकन नहीं मिलता यहाँ। तो ये गेहूं की व्यवस्था बुआई हो पे कि अभी कितना तो असर पड़ रहा टोकन है? खुला हुआ होना चाहिए, हर डेट खुली हुई होनी चाहिए ताकि किसान को कोई आगे परेशानी ना आए। यहाँ बहुत परेशानी है, 3-3 दिन में सर नंबर आ रहा। और हरिद्वार के राजाजी नेशनल पार्क से सटे औद्योगिक क्षेत्र में जंगली जानवरों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। इलाके में एक गुलदार के आने से लोगों में दहशत है। दरअसल जंगली जानवरों का हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में आना पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है। हरिद्वार के पुराने इंडस्ट्रियल एरिया के एक आश्रम में गुलदार घुसने से हड़कंप मच गया। आश्रम के पुजारी ने इस बारे में वन विभाग को जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम इलाके में घुसे गुलदार को कई घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पकड़ पाई। इस बीच वन विभाग के रेंजर दिनेश नोटियाल ने बताया कि उनकी टीम ने गुलदार को पकड़ने के लिए रेस्क्यू किया, जिसमें फायर और अन्य विभाग की टीमों का भी सहयोग रहा। छोटा वाला गेट खुला हुआ था, बड़ा गेट बंद था। छोटे वाले गेट से घुस के सीधे मैया का मंदिर में गया। मैया को प्रणाम करके एक बार परिक्रमा करके फिर जहां हम लोग फूल फेंकते हैं चढ़ा हुआ, वहीं पे जाके बैठ गया आराम से। फिर जब टीम आई वन विभाग की तो वहाँ से निकल के लेटरिन में बाथरूम में जा घुस गया। फिर वहाँ से वो लोग रेस्क्यू करके पकड़ के ले गए। इंफॉर्मेशन थे हमारे पास 11:15 बजे के आसपास कि एक लेपर्ड जो है इंडस्ट्रियल एरिया में घुस चुका है। तो ये एरिया बिल्कुल राजाजी नेशनल पार्क की सीमा से लगा हुआ एरिया है। तो हमारी टीम इमीडिएट वहाँ मोबिलाइज हुई। हमने सारे अपने जितने भी हमारे रेस्क्यू दस्ता थे, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के लोग और हमारे जो रेस्क्यू टीमें हैं वो सब मोबिलाइज होकर यहाँ पे आई। और उसके बाद फिर हमने इसको सबसे पहले कन्फाइनमेंट एरिया में लिया, क्योंकि पहले ओपन एरिया में था। तो अगर लेपर्ड को पकड़ना है, एक तरफ सारी आबादी, पूरा रिहायशी एरिया, बच्चे घूम रहे हैं, स्कूल बगल में है, फैक्ट्री हैं, तो हमने सबसे पहले प्रायोरिटी दी कि इसको कन्फाइन किया जाए। कन्फाइन करने के बाद फिर हमारे पशु चिकित्सक आए। उससे पहले हम लोगों ने फायर ब्रिगेड का भी सहारा लिया, क्योंकि पानी की बौछार से भी हमने इसका प्रयोग किया ताकि वो सेफली केस में आ जाए। लेकिन वो ऑप्शन कारगर नहीं हुआ। तब फाइनली हम लोग ट्रैंकुलाइज के ले गए। डॉक्टर ध्यानी ने इसमें बड़ा सहयोग किया है और सक्सेसफुली जो है इस लेपर्ड को हमने ट्रैंकुलाइज किया। अभी हम जो है इसको अपने रेस्क्यू सेंटर चिड़ियापुर में ले जा रहे हैं। वहाँ एक बार पूरी तरह से जांच करने के बाद जैसा उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देश दिया जाएगा उसी हिसाब से इसके साथ में इसको छोड़ना या अंदर रखना जो भी कुछ है वो जैसा निर्देश हमें प्राप्त होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। और रुद्रपुर के सीओ सिटी अमित कुमार ने रुद्रपुर कोतवाली का निरीक्षण किया। इस दौरान सीओ ने कोतवाली में पुलिस कर्मियों से हथियारों के बारे में जानकारी ली, लेकिन कई पुलिसकर्मी हथियारों के बारे में जानकारी नहीं दे पाए। जबकि कई पुलिसकर्मियों से सीओ सिटी ने बंदूक को खोलने और बंद करने को कहा, लेकिन कई पुलिसकर्मी इसमें भी फेल रहे। इसके बाद निरीक्षण में कोतवाली में रखे आंसू गैस के गोले समेत दूसरे सामान का भी निरीक्षण किया गया। किया गया जिसमें कुछ कमियां पाई और उसके लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसमें जैसे हमारा नियतन कम है, थाने में 6 हेड कांस्टेबल की कमी है और 36 हमारे कांस्टेबल की कमी है। दूसरा जो हमारे शस्त्र की जो हमने यहाँ ड्रिल कराई तो उसमें शस्त्र की ट्रेनिंग का अभाव है, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। वेपन्स को खोलना जोड़ना उनकी साफ सफाई के लिए भी निर्देश दिए गए। माल खाने में मालों के निस्तारण की गति कम है तो उसमें त्वरित गति से अभियान चला के उनके निस्तारण की गति बढ़ाने के लिए भी निर्देश जारी किए गए। कार्यालय में रखरखाव, अभिलेखों का रखरखाव सही नहीं है, उसके लिए भी निर्देश जारी किए गए और उनको बताया गया। और जिसने कार्रवाई सही नहीं की है या अपनी रखरखाव को उचित रूप से नहीं रखा तो उसमें स्पष्टीकरण भी कॉल किए जाएंगे। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के मछली बाजार में हुई बीते 23 नवंबर को खूनी झड़प में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इस बीच झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। वीडियो में एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल दहला देने वाली ये वीडियो आने के बाद पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अब तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इस झड़प का शिकार बने 16 साल के लड़के रब्बान की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। लोग हैं बहुत डेंजर और जालिम किस्म के लोग, उनका अहंकार इतना खतरनाक है कि मान लिया वो पूरी बस्ती के लोगों को अपने काबू में रखता है। वो जिसको भी देखता है ना उसको वो गाली देता है और जिसे चाहता है उसे मार भी देता है। मगर अब इस हालात में
उसने दूसरी जुल्म करा, मेरे बच्चों के ऊपर जुल्म करा, और वो ऐसा जुल्म करा कि मुझे कितना काटा, दुनिया भर का काट दिया। मेरे बच्चों को काटने के बाद ये पोजीशन हुई कि उनको रेफर देहरादून कर दिया गया। मैं अपने बच्चों को आज 23 तारीख में, आज मेरे ख्याल 3 तारीख है, 4 तारीख है, 4 तारीख में मैं अपने बच्चों को लेकर आया। और ये पुलिस को चाहिए कि मान लिया वो इसके बारे में सोचे और कार्रवाई करे और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। कुमाऊं में वन विकास निगम के ज्यादातर लकड़ी डिपो में परिवहन विभाग की अनुमति के बगैर परिवर्तित वाहन के रूप में कार्य कर रहा है। इससे मजदूरों की रोजी रोटी पर बड़ा असर हुआ है। दरअसल कंपनी की तरफ से किसी भी वाहन में बगैर परिवहन विभाग की अनुमति के किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन नैनीताल जिले के ज्यादातर वन विकास निगम प्रकाष्ठ के डिपो में ऐसे मॉडिफाई किए गए वाहनों की भरमार है, जो कि मजदूरों के हितों के साथ सीधा खिलवाड़ है। आप लोगों के माध्यम से इस बात की जानकारी लाई जा रही है। आप लोग पूर्व परिचित हैं कि अभी हमारा देश कोविड से जूझ रहा है और उसमें मजदूरों को कम से कम प्रयोग करने के लिए और कोविड से बचने के लिए जो हमारे क्रेता लोग हैं उनकी ये डिमांड थी हमारे डीएसएम से कि हम अपना जो है लोडिंग का काम इस पंजे से फिलहाल कर लें ताकि हमें लोड करने में कोई उसमें दिक्कत न हो। तो हमारे जो क्रेतागण हैं वो जो है इस लकड़ियों को लोड करने के लिए अपने ट्रैक्टर में वो इसका उपयोग कर रहे हैं और ये इसी काम के लिए केवल उपयोग किया जा रहा है। और लालकुआ के करीब हल्दूचोड़ इलाके में अवैध मिट्टी खनन का कारोबार जोर शोर से चल रहा है। ये पूरा कारोबार हल्दूचोड़, मोटा हल्दू और कई दूसरे इलाकों में प्रशासन के नाक के नीचे किया जा रहा है। इन इलाकों में पूरे दिन अवैध मिट्टी के कारोबार कर रहे खनन माफिया प्रशासन के निर्देशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। वहीं हल्दूचोड़ से होते हुए मोटा हल्दू के गुप्त रास्ते से हल्द्वानी रामपुर रोड पर अवैध मिट्टी से भरे ट्रैक्टर और ट्रॉलियां दिखाई दे रही हैं। बीते लंबे समय से अवैध खनन का कारोबार अपने पूरे शबाब पर चल रहा है, लेकिन प्रशासन को मानो कानो कान कोई खबर नहीं। तो प्रशासन पर भी यहां पे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रशासन क्यों सोया हुआ है, कब कार्रवाई करेगा ऐसे खनन माफियाओं के खिलाफ। और उत्तराखंड में हुए छात्रवृत्ति घोटाले का खुलासा करने वाले पंकज लांबा की गोली लगने से मौत हो गई। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली की सुमन नगर की वैद इनक्लेव में एक परिवार के साथ पंकज लांबा पार्टी कर रहे थे, तभी उनको गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने पंकज को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पार्टी कर रहे परिवार की 2 नाबालिग लड़कियां पार्टी में शामिल थी। इस दौरान पंकज लांबा ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से अपनी जो पिस्टल थी वो एक नाबालिग लड़की को दे दी और उसने जब गोली चलाई तो उसकी गोली सीधा पंकज के गले में जा लगी। दोनों लड़कियों के पिता दिल्ली में रहते हैं और उन्होंने दूसरी शादी होने के चलते दोनों बेटियों को हरिद्वार में किराए के मकान पर रखा था। पौड़ी जिले में पाटीसैंड से थापली रही एक गाड़ी बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में गाड़ी में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह घायल हुए। हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने शव को बाहर निकाला। वहीं हादसे में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और नेस्ले समर्थित स्त्री मुक्ति संगठन ने क्रियान्वित और रिसिटी नेटवर्क के तकनीकी सहयोग से हिलदारी अभियान चलाया है। इस अभियान में कंपनी ने शहर में पिक्चर पैलेस, कंपनी गार्डन, लाल टिब्बा, मसूरी झील,
हवाघर, बस स्टॉप, बालाहिसार और नगर पालिका परिसर समेत कई जगहों पे 15 रिसाइकिल्ड प्लास्टिक बेंच और रिसाइकिल्ड प्लास्टिक के साथ बनी टाइल से 430 वर्ग फुट फुटपाथ लगाए हैं। नगर पालिका परिषद मसूरी की मदद से किए गए इस सौंदर्यीकरण का उद्देश्य लोगों को कचरे को एक संसाधन के रूप में देखने के लिए प्रेरित करना है। को पूरा क्रियान्वित करने के अंदर में हिलदारी और नेस्ले इंडिया का जो सपोर्ट है, साथ में एसएमएस और साथ में री-सिटी का पूरा तकनीकी ज्ञान लगा हुआ है कि जो भी हम शहर को कैसे सुंदर बना सकते हैं और किन चीज़ों का इसमें उपयोग कर सकते हैं। जो भी आप पूरी बेंच देख रहे हैं, ये टोटल बेंचेज जो हैं आपको लो वैल्यू प्लास्टिक से और MLP मल्टी लेयर प्लास्टिक से, जिसका किसी भी तरीके से कोई उपयोग नहीं है, कोई इनको खरीदता भी नहीं है और जहां आप इनको फेंक देंगे वो वहीं पर वो पड़े रहते हैं, कोई भी इनका प्रोसेस नहीं होता। तो उन सारी चीज़ों को मिला करके पूरे शहर को सौंदर्यीकरण के लिए नगर पालिका परिषद के साथ मिल करके हम लोगों ने अलग अलग जगह पर 430 स्क्वायर फीट की हमारे पास टाइल्स हैं और टोटल 15 बेंचें हैं। इन पूरे बेंच में बनाने में कम से कम 1262 किलो लो वैल्यू प्लास्टिक का उपयोग किया गया है, जो अलग अलग स्थान पे, जो अभी पिक्चर पैलेस पे 2 बेंच लगी हुई हैं, साथ में कंपनी गार्डन और साथ ही साथ जो है मसूरी झील और उसके बाद लाल टिब्बा के पास हम लोग इस बेंच का निर्माण लगाएंगे कि ताकि टूरिस्ट जो आते हैं और वो समझ सके कि जिसको हम वेस्ट समझते हैं, वेस्ट में वो एक रिसोर्स के रूप में भी हो सकता है, उससे भी क्या नायाब चीज़ बन सकती है जो एक संदेश दे सकता है हमारे प्रत्येक शहर के अंदर में। और देहरादून से रुड़की पहुंची ड्रग विभाग की टीम ने नकली दवाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी की। सबसे पहले FDA विजिलेंस की टीम के अधिकारी आदर्श नगर के गोल्डन सोसाइटी के अलावा कई आवासीय फ्लैट में पहुंचे, जहां नकली दवाओं का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। अधिकारियों ने 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की नकली दवाएं और उपकरण बरामद किए हैं। FDA की टीम ने एक गोदाम से नकली दवाई के सैंपल लेकर सील लगा दी। वहीं क्षेत्रीय औषधि निरीक्षण मानवेंद्र सिंह राणा ने बताया कि आरोपी का नाम विपुल गोयल है, जो यूपी के मुरादाबाद का रहने वाला है। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी का लाइसेंस 2019 में खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी वो लगातार अलग अलग नामी कंपनियों के नाम से नकली दवाएं तैयार कर मार्केट में बेच रहा था। इन दवाओं की सप्लाई पूरे देश में की जा रही थी। ड्रग विभाग की टीम को मौके से फर्जी स्टाम्प और दवाओं पर डेट डालने वाली मशीन भी बरामद हुई है। पुलिस ने मौके से मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। देश में नकली दवाएं बना के वितरित कर रहा था, तो हमने इसकी काफ़ी दिन से जानकारी एकत्रित की। तो ये अहमदाबाद, महाराष्ट्र, अम्बाला कैंट, यमुनानगर, यूपी, लगभग देश के सभी हिस्सों में दवाएं वितरित कर रहा था, नकली दवाएं बना। ये कंपनी H-Fin करके है, H-Fin फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की है। लेकिन ये कंपनी कहीं न तो विभागीय दस्तावेजों में है, न ये कहीं ज़मीन पे है। ये नकली दवाई कहीं बना रहा है। अभी हम वहीं जा रहे हैं, अभी रेड चालू है। और पौड़ी गढ़वाल जिले की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रेणुका देवी के निर्देश के बाद पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। इस अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप राय ने पुलिस टीम का गठन किया। वहीं इस टीम को अब तलाशी के दौरान बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने सिद्धभली बैरियर पे एक कार से 3 किलो 100 ग्राम चरस बरामद की है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहाड़ी इलाके से चरस लेकर कोटद्वार के छात्रों और इलाके के दूसरे लोगों में बेचा करते थे। चेकिंग के दौरान सिद्धभली तिराहे पे एक टाटा सुमो से 2 लोगों के पास से 3 किलो 100 ग्राम चरस बरामद हुआ है। और किनके ये कहाँ से ला रहे थे और किनको बेचने वाले थे, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये पूरा चेन हम प्रयास करें कि उसका खुलासा हो, और ये काफ़ी अच्छी उपलब्धि रही है। और
जो नशे के खिलाफ, नशे में शामिल जो लोग भी हैं नशे के व्यापार में, उनको किसी भी कीमत पे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में कृषि विभाग की तरफ से मृदा स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर डोईवाला में भी किसान मेले का आयोजन किया गया और किसानों को जमीन की सतह से जुड़ी कई जानकारियां उपलब्ध कराई गई। किसानों को बताया गया कि कैसे वो भूमि को उपजाऊ बना सकते हैं, कैसे फसल को बेहतर कर सकते हैं और कैसे कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करके फसल को बेहतर उपजाऊ जमीन को बना सकते हैं। समय समय पर कृषि विभाग द्वारा कृषक प्रशिक्षण किए जाते हैं और ये भारत सरकार की एक योजना है जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यानी कि हमें अपनी कृषि को कैसे उसका सतत विकास करना है और उसके साथ ही साथ मृदा स्वास्थ्य को कैसे हमें मेंटेन करना है। तो उसके हम सभी जानते हैं कि 5 दिसंबर को विश्व मृदा स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। उसके परिप्रेक्ष्य में आज दिनांक को यहाँ पर डोईवाला विकासखंड में कृषकों का जो प्रशिक्षण आयोजन किया गया, इसमें हमने वैज्ञानिक भी आमंत्रित किए गए हैं और अलग अलग न्याय पंचायत से कृषकों को यहाँ बुलाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कैसे हम अपनी मृदा का स्वास्थ्य कैसे बनाए रखें। रुड़की में गंग नहर में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। मामला मंगलोर कोतवाली के नसीरपुर अफजलपुर गांव का है, जहां महिला के साथ में पड़ोसी युवकों ने मारपीट की थी, जिसके बाद महिला ने नसीरपुर के पास गंग नहर में छलांग लगा दी। वहीं डूबने से महिला की मौत हो गई। गंग नहर से शव को निकालने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। महिला अपने पीछे 2 बच्चों को छोड़ गई है और करीब 1 साल पहले महिला के पति की भी मौत हुई थी। मृतक के परिजनों का आरोप है कि प्रीति नाम की इस महिला को पड़ोसी युवक ने बुरी तरह पीटा, जिसके बाद महिला ने आहत होकर मौत को गले लगा लिया। मैं घर जा रही थी वहां से अपनी भाणजी का, तो क्या नाम उन लड़के ना पता नहीं उसकी तरफ को थूक क्या नहीं थूक क्या, या उन्होंने गाड़ी दी तो मनसा लाया सब कह रहा कि मुझे गाड़ी दे रही हुआ, तो मैंने गाड़ी दे देती तो भाई तू गाड़ी दे देता, ठीक है। और उसकी यहाँ शिव मंदिर पर लाकर उसकी मार पिटाई करी और उसका भाई भी खड़ा था वहीं से ही, मतलब छितवाण वाले और छेतन वाला भी था। उसके बाप ने आकर कहा क्या नमक ऐसा गुप्ती मार बढ़िया कोई पियाते, इसे इतना मरती ना इतना ऐसा बढ़िया वो करते। अब न बताओ उसके कपड़े कुपड़े फाड़ रखे थे, वह बेपर्दा कर दी तो अच्छी बात है। हिमालयी इलाकों का ऊंट कहे जाने वाले याक अब उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। माना जा रहा है कि पशुपालन विभाग की याक संरक्षण योजना के चलते यह मुमकिन हो पाया। अब द्रोणागिरी के बुग्यालों में रह रहे याक शीतकाल में निचले इलाकों में आने लगे हैं। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ पे जो हमारे जो याक थे वो उनकी कुछ संख्या कुछ इस वजह से घटी, नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से, या कह लें कि वो बुग्याल अपने सीजन में जाते थे तो वो थोड़ा सा एक हिमनद में ग्लेशियर में आने की वजह से कुछ गिरे थे वहाँ पे, तो उनकी वजह से कुछ कमी जरूर आई थी। लेकिन उसके पश्चात इसमें कुछ हमने वहाँ पर दैनिक श्रमिक रखे और उनके लाता में देखभाल उनकी प्रॉपर शुरू करी, तो उसके बाद से इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।